चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉमन कोल्ड और कफ, क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाने जरूरी हैं धीरे धीरे। उसके बाद में फिर थोड़ा सा डोज पे डिस्कस करेंगे, और जो हमारी हायर डाइल्यूशंस या हायर पोटेंसीज हैं उनको कैसे दिया जा सकता है उसके बारे में, जितना टाइम रहेगा उसके बाद। आज की क्लास भी हम आधे घंटे की रखेंगे, बस आज के बाद फिर सारी क्लास दोनों हाफ में चलेंगी। आज लास्ट क्लास है सिंगल हाफ की, आधे घंटे वाली। उसके बाद फिर दोनों फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में वैसे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कॉमन कोल्ड एंड कफ, ये टॉपिक मैंने इसलिए भी लिया है कि सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट है ये। प्रशांत मेहता जी, हाथ रोकिए अपना, पेंटिंग हो रही है स्क्रीन पे। दूसरा, अभी सीजन भी, क्योंकि सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो ये काफी पेशेंट इसके आपको देखने को मिलेंगे। इसको समझना है हमें, पहले सिंपल चीजें समझेंगे, फिर थोड़ा सा पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल तरीके से क्या चीजें इसमें सही रहती हैं, और अपना जो प्रोटोकॉल है पहले कोल्ड का फिर कफ का, उसको हम समझेंगे कि एक्चुअली हमने रेमेडीज का सिलेक्शन भी कैसे किया है। खासकर कोल्ड वाले प्रोटोकॉल को बहुत इम्पोर्टेंटली समझेंगे। उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करने से आप उसको राइनाइटिस, साइनसाइटिस उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड वाला जो प्रोटोकॉल है सेम उसी को ही। खैर, अभी हम सिंपल कॉमन कोल्ड की बात करें तो मोस्टली जो कॉमन कोल्ड है वो जो वायरस होता है उसके इन्फेक्शन से होता है। वैसे ज़्यादातर राइनो वायरस जो इन्फेक्शन है वो हमारे कंट्री में देखने को मिलता है, जो ड्रॉपलेट से एक एक दूसरे से दूसरे को फैलता है, और स्नीजिंग से या टच करने से, इस टाइप के इन्वायरमेंटल जो प्रोसेस हैं उनसे वो फैलता है। लेकिन हमें समझना है कि ये जो वायरस का इन्फेक्शन है, खासकर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, इसमें दो टाइप के वायरस हमें देखने को मिलते हैं। एक टाइप का वायरस है जो रिपीटेडली इन्फेक्टेड इन्फेक्शन जो है उसका होता है, पेशेंट जो है कई बार इन्फेक्टेड उससे होता रहता है। दूसरा जो है वो सिंगल इन्फेक्शन वाले वायरस होते हैं, जिसमें सिर्फ एक बार इन्फेक्शन होता है, उसके बाद फिर उससे इन्फेक्शन नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जो एक बार हो जाने से उनकी एंटीबॉडी बन जाती है, फिर दोबारा उनसे इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रिपीटेडली इन्फेक्शन करते रहते हैं, और उन्हीं से फिर जाके जिसको बोलते हैं कि भी एलर्जी हो गई इसको, जो हर मौसम पे हर सीजन पे उसको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। खैर, वो साइनसाइटिस और वो इन्फेक्शन वो सब अलग चीजें हो जाती है, उनको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। लेकिन कई बार इस वायरल इन्फेक्शन में या कॉमन कोल्ड में मिडिल ईयर का इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनल जब हम देखते हैं एनाटॉमिकल चीज़ों को, तो ये अपनी जो कैविटी है, ये अंदर से जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, खासकर एक स्पेसिफिक कनेक्शन थ्रोट के साथ, ईयर के साथ और नोज के साथ हमें देखने को मिलता है। ईएनटी वाला जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है वो, आप जानते हैं, उसी तरीके से सारी जो डिजीज है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, वो इन तीनों को इन्फेक्ट करती है। इवन क्रोनिक हो जाने पे फिर यहाँ से चीजें आंखों की तरफ और जो सर की तरफ भी निकलती हैं। कुछ लोगों को हेडेक और रूट ऑफ द नोज में या साइनस जो होती है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाने से आंखों की और जो हेडेक की प्रॉब्लम है, इंटेंसिव दर्द जो है वो भी देखने को मिलने लगता है। लेकिन कॉमन कोल्ड में सिम्टोमेटिकली चीजें हम देखते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम रहते हैं, जहाँ पे स्नीजिंग कई बार कॉन्स्टेंट स्नीजिंग बनी रहती है, कई बार पीरियोडिकली स्नीजिंग किसी को देखने को मिलती है, किसी को सुबह सुबह या रूम से बाहर निकल के या रूम से अंदर आने के बाद में स्नीजिंग जैसी चीज है। हालांकि ये सारे सिम्टम्स के कलेक्शन में हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें सिम्टोमेटिकली कोई कलेक्शन नहीं करना है ना। हमारे पास सिम्टोमेटिकली कलेक्शन की रेमेडी है, जैसे होम्योपैथी के पास, होम्योपैथी में हमें कलेक्ट करना होता है। हालांकि वहाँ भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है और बनता है, जो इस टाइप के कॉमन कोल्ड में। मैं एलर्जीज की या राइनाइटिस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कॉमन कोल्ड में सभी जगह काम करता है। मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में भी। फिलहाल तो हम यहाँ इस कॉमन कोल्ड में अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज
से, क्योंकि ये जल्दी से हील अप करती हैं, जल्दी से इफेक्ट होता है, और जल्दी से जो रिजल्ट है हमें वो मिलते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो रेमेडीज हैं इनके, कॉमन कोल्ड में नहीं और भी बहुत सारे डिजीज में। अब हम इसको समझें कि एक्चुअली पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, मिडल ईयर इन्फेक्शन के साथ साथ जो पैरानेजल साइनस है वहाँ पे भी कई बार जो है इन्फेक्शन रहता है, वहाँ पे भी एक पूरा का पूरा साइटोकाइन का जो प्रोसेस है वो हमें देखने को मिलता है, जिससे पूरे के पूरे नोज में जलन, बर्निंग सेंसेशन ये वहाँ पे रहता है। और अगर हम देखें कि जो कॉमन कोल्ड है या इसके जो सिम्टम है, ये सारे सिम्टम आते किस वजह से हैं? क्या ये वायरस की वजह से हैं? नहीं, मैक्सिमम सिम्टम जो हैं कॉमन कोल्ड के, नीरज कुमार जी कैमरा ऑफ करिए अपना, कॉमन कोल्ड के मैक्सिमम सिम्टम्स जो हैं वो वायरस की वजह से नहीं है, बल्कि उस वायरस के रेस्पोंड में जो हमारी इम्यूनिटी कर रही है, उस वायरस को जो हमारी इम्यूनिटी रेस्पोंड कर रही है और वहां से जो हमें चीजें निकल के आती हैं वो वही उसके सिम्टम है। मतलब जो वायरस अपनी जो नेजल कैविटी में म्यूकोजा लेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो जितना उसमें डिस्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह से भी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम जो सिम्टम है वो आप समझिए कि जो हमारी बॉडी रेस्पोंड करती है वायरस को, उसकी वजह से हमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये एक तरीके से जब टिश्यूज लेवल पे हम जाते हैं तो एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं, एपिथेलियम जो है वहाँ पे एक तरीके का जब इम्यूनिटी वहाँ पे अपना अटैक करती है, उसको रेस्पोंड करती है, तो वहाँ समझिए कि एक पूरा का पूरा साइटोकाइन का जो प्रोसेस है वो चलता है, जिससे एक तरीके वस्कुलर जो चेंजेस हैं वो भी वहाँ देखने को मिलते हैं। मतलब जो इंट्रासेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूइड भी जो है जमा होता है, मतलब निकलता है वहाँ पे, उसी वजह से नाक से पानी चलता है, आंखों से पानी चलता है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है इसमें लिकोसाइट का इन्वॉल्वमेंट भी है। ये पूरा वस्कुलर चेंजेस हो गए, इसी को हम फिर कोल्ड और कफ बोलते हैं। अब हमारे पास रेमेडीज भी हमें उसी तरीके से सिलेक्शन करनी पड़ेंगी, हमें रेमेडीज भी उसी तरीके से देखना पड़ेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे ईयर, नोज, थ्रोट का इन्वॉल्वमेंट भी है, सारी चीजें हैं, सब कुछ। अब मैं आपको सिंपल सिंपल चीजें बताता हूँ, जैसे C13 है। C13, उसके बाद फॉर्मूला बनाएंगे, पहले समझ लेते हैं। अगर यहाँ पहली बार ही आप समझ जाएंगे तो आगे बहुत इजी हो जाएंगे फॉर्मूले को कैलकुलेट करना। ENT की रेमेडी है, मतलब ईयर, नोज एंड थ्रोट की रेमेडी है, ठीक है। और म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी काम करती है। C1 भी म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करती है, लेकिन C1 का स्पेशली हमें देखना है कि जो जो टिश्यूज हैं, खासकर एपिथेलियम जो लेयर है, एपिथेलियल जो टिश्यूज है, वहाँ के डिस्ट्रक्शन को C1 बहुत अच्छे से रिपेयर करने का काम करता है। तो यहाँ हमें इसको देखना है। कैमरा ऑफ करिए, किसका कैमरा ऑन हुआ है? फेब्रीफिगो 1, F1। वेस्कुलर चेंजेस जो हो रहे हैं उसमें भी इफेक्ट डालती है, जो म्यूकस रिलीज होता है उसको भी रोकने का काम करती है, खासकर जो ग्लैंड से सिक्रेशन म्यूकस मेम्ब्रेन में रहता है उस पे इफेक्ट डालती है। केवल F1 नहीं, RE भी करती है बहुत अच्छा काम वहाँ पे। इसके अलावा फेब्रीफिगो 1 स्नीजिंग की बहुत अच्छी रेमेडी है, F1। और जो टेम्परेचर के चेंजेस होने से, डिफरेंस होने से जो चीज़ें निकल के आती हैं वो सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करती है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा पेन किलर भी है, क्योंकि बॉडी पेन भी उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं लिख देता हूँ, F1 ऐसा नहीं केवल सिक्रेशन की है, F1 यहाँ भी है, एंटी पायरेटिक भी है। स्पेलिंग देख लेना, शायद यही होगी। इसके अलावा पेन किलर भी है, अच्छा।
ये सारी प्रॉपर्टी फेब्रिफिगो वन की हम यहाँ अपने फॉर्मूले में यूज करते हुए चलते हैं। और दूसरा, जो सडन ऑनसेट इन्फेक्शन होते हैं उन पे बहुत अच्छा फाइट करती है। एकोनाइट जो प्लांट होता है फेब्रिफिगोन में, उसकी वजह से। पेटोरल वन, अभी फॉर्मूला नहीं बना रहा हूँ मैं, ये रेमेडी जो काम करती है कॉमन कोल्ड में उसको हम देख रहे हैं। पेटोरल वन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे बहुत अच्छे से काम करती है। गला, नोज, ये जो पूरा का पूरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसकी बहुत अच्छी रेमेडी पेटोरल वन है। एलियम सेपा प्लांट भी इसमें ऐड किया जाता है, जो स्नीजिंग का और नोज से जो म्यूकस रिलीज होता है, जो जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, उन सबको जो है मैनेज करता है। इवन कफ भी रहे हल्का फुल्का तो उसको भी पेटोरल वन बहुत अच्छे से ठीक करता है। कैमरा ऑन नहीं करेगा कोई। आ रही। खासकर जो नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन है, वैसे तो किसी भी टाइप के सिक्रेशन को आरी से हम मैनेज कर सकते हैं। कई जगह पाम से होने वाले, कुछ लोगों को हाथों में पसीना आता है, वहां पे भी मैंने आरी को 200 में कई बार यूज किया है, उस जगह भी रिलीफ करता है। लेकिन जो खासकर ग्लैंड से होने वाले सिक्रेशन है, ये वाले नेजल कैविटी के, इन पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर मैंने बताया था कि नाक अगर बह रहा है तो किसी को, तो आपको रेड इलेक्ट्रिसिटी आरई का यूज वहां पे कर लेना चाहिए उस सिचुएशन में। S1, S1 को समझते हैं। S1 एक तो ग्लैंड्स की रेमेडी है, क्योंकि ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें रहता है। दूसरा, जो स्क्रोफ्लोसो वन है, वैसे तो पूरा स्क्रोफ्लोसो ग्रुप ही एक तरीके से जो कोल्ड वाली प्रॉपर्टी है, खासकर S1, S10, S5, ठीक है, इवन S11 तक भी अगर आप यूज करेंगे तो, जैसे अस्थमा की बहुत अच्छी रेमेडी है S11। अस्थमा में एकदम से अटैक आ जाता है, कई बार मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन यहाँ स्क्रोफलोसोवन को हम एक तरीके से प्यूरिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। खासकर जब आप देखते हैं कि जो हमारी जब कोई वायरस का अटैक होता है नाक में या किसी चीज के थ्रू, तो जो स्नीजिंग आती है वो एक तरीके का गेट रिड ऑफ करना चाहती है, बॉडी से बाहर निकालना चाहती है, बाहर फेंकना चाहती है। इस पूरे प्रोसेस में स्क्रोफ्लोसोवन बहुत अच्छी रेमेडी है, जो बाहर से इंट्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो जिन्होंने अटैक किया है, चाहे वायरस है चाहे बैक्टीरिया है, खासकर वायरस को बाहर निकालते हैं। इवन इवन किसी भी टाइप का पॉइजन को भी स्क्रोफ्लोसोवन बाहर निकालती है। इसलिए बिच्छू के काटने पे, सांप के काटने पे, सब जगह S1 के 20, 30, 50 ग्लोब्यूल D4 में जो बने हुए हैं, एक गिलास पानी में घोल के पीने को सभी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रोफेशनल्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, वो बोलते हैं। और वाकई S1 वैसा काम करता है। किसी को उल्टी हो जाती है, किसी को अ, दस्त हो जाते हैं, उस तरीके से चीजें बाहर निकलती हैं। और आप देखिए, जो ब्लड में गई हुई चीजें उसको भी स्क्रोफ्लोसोवन बाहर निकालने का काम करता है। तो ये एक तरीके से वायरस को स्प्रेड होने से रोकता है। नीरज कुमार जी, आपको मैं सेकंड टाइम बोल रहा हूँ, प्लीज अपना कैमरा बंद कर लीजिए। रिकॉर्डिंग में दिक्कत आती है, डिस्ट्रक्शन भी होता है, डिस्ट्रक्शन सामने से चीजें चलती रहती हैं तो। अब प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में या बोलूँ मैं यहाँ पे कि ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक रहा है, इसके अलावा लिम्फ को भी प्यूरिफाई करता है। फिर एक रेमेडी हमें ब्लड की भी लेनी है। वो A1 हो सकती है या A3 हो सकती है, अलग अलग ही बताऊंगा।
मेल के लिए A1। अब ये नई चीज है कोल्ड के फॉर्मूले में। इब्राहिम आदिल। माइक ऑफ करिए। फीमेल है या फिर चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनके लिए आप A3 का यूज करिए। हालांकि A3 मेल में भी काम कर सकती है, लेकिन मैंने ये अभी रिसेंटली कई सारे पेशेंट पे देखा है इसको। नॉर्मली हमारे कोल्ड के फॉर्मूले में A3 था, लेकिन कुछ बड़े लोगों को, मेल को उसने रिलीफ नहीं किया। तो उसी प्रिंसिपल पे, जैसे मैंने हेडेक में या लो बीपी में और बहुत सारी जगह मेल के लिए A1 को यूज किया, फीमेल के लिए A3 को यूज किया, वैसे यूज किया कुछ पेशेंट पे, तो A1 ने और अच्छा रिजल्ट दिया। हालांकि A3 से भी करेंगे तो भी आपको 90% से ऊपर केसेस में रिजल्ट देखने को मिलेंगे, पहले भी मिले हैं। इसके अलावा और भी रेमेडीज हो सकती हैं। जैसे किसी का नाक बंद है, नाक ब्लॉक है, तो वाई का यूज कर सकते हैं। वाई थोड़ा डायलेटर भी है, और म्यूकोजल कैविटी में भी एक तरीके से जो पूरी कैविटी है उसको भी डायलेट करने का काम करता है। कंजेशन नाक में रहता है उसको रिलीफ प्रोवाइड करता है। लेकिन मोस्टली कॉमन कोल्ड में जो है वो रनी नोज ज़्यादा देखने को मिलती है। जब कुछ लोग एलोपैथिक रेमेडी मेडिसिन को यूज़ कर लेते हैं, फिर वो बाद में स्टफी नोज हो जाती है, नाक बंद हो जाती है। इनिशियली अगर पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी स्टफी नोज का पेशेंट आया, 3-4 दिन मेडिसिन खाने के बाद, कॉमन कोल्ड की स्टेज भी हमें देखने को मिलती है। स्टेज 1, जहाँ पे बहुत तेज स्नीजिंग होती है, नाक से नाक में जो प्रॉब्लम रहती है खासकर, और सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। सेकंड स्टेज में सिक्रेशन और बढ़ जाता है, आंखों से भी पानी निकलने लगता है, थोड़ा बहुत थ्रोट का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाता है। और जो थर्ड स्टेज रहती है इसकी कोल्ड की, तो उसमें जो म्यूकस है जो रिलीज हो रहा है वो थोड़ा थिक हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, और उसके बाद उसका जो कलर है थोड़ा चेंजेस उसमें आने लगते हैं, येलोविश ग्रीनिश टाइप का देखने को मिलता है। इस कंडीशन में नाक बंद होनी जो है वो स्टार्ट। सर, बार बार सर कैमरा क्यों ऐसे कर रहे हैं वो लोग? हेलो सर। नीरज कुमार जी, कैमरा ऑफ करिए अपना। बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, पता नहीं बच्चे जैसे हरकत करते हैं। कोई नहीं, उनको पता नहीं चल पा रहा होगा, हो जाएगा। हाँ जी। तो हाँ, मैं स्टेज की बात कर रहा था। ऐसी प्रॉब्लम है तो फर्स्ट 2 स्टेज में आप आर ही दीजिए, जहाँ पे सिक्रेशन रहता है। लेकिन थर्ड स्टेज में या फोर्थ स्टेज में पेशेंट आपके पास आता है, जब उसमें डिस्चार्ज जो है वो येलोविश ग्रीनिश हो जाता है, वहाँ पे फिर कई बार बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो जाती है। ऐसा म्यूकस लगातार नाक में और गले में रहेगा तो उस केस में आपको आर ई वहां से हटा देना है। आर ई फॉर्मूला जो भी बनेगा अभी मैं बताऊंगा। आर ई की जगह आप वाई यूज करें या डब्ल्यू यूज करें, ये पूरे तरीके से ये सारी चीजें वहां पे काम करती है। चलो, कॉमन कोल्ड स्टेज 1 एंड 2 के लिए बताता हूँ फॉर्मूला। S1 C1 A3 F1 A3 या A1, वो आप लोग समझ लेना, लेकिन A3 से भी काम करेगा। A1 तो मैंने आपको बता दिया वहीं पे उसी तरीके से। P1,
और आरी। D6। अच्छा, यहाँ अब चीजें आती हैं कि भाई हम, इस बार मैंने थोड़ा सा ऐड किया कि कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब क्लियर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आएगी कि कितने ड्रॉप डालने हैं। मान लो ड्रॉप मेथड से बनाना है, इन 30 ml, DW या RS या मिक्सचर जो भी आपने लिया है, उसमें 1 2 3 4 5 6 रेमेडीज हमारे पास हैं। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। 5 5 ड्रॉप आप सभी की ऐड कर दीजिए। और अगर पेशेंट को लगता है कि, पेशेंट बताता है यही फर्स्ट स्टेज में उसके थ्रोट का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया है, तो आप उसमें C13 की 4 या 5 ड्रॉप और ऐड कर सकते हैं। थोड़ी ड्रॉप एक्स्ट्रा हो जाएंगी, या फिर सभी की 4 4 ड्रॉप ऐड कर दीजिए आप। रेमेडी बनाने के बाद में C13 की 2 4 ड्रॉप ऐड कर दीजिए, या फिर स्टार्टिंग से ही आप C1 और C13 दोनों ले लीजिए। हालांकि ये फॉर्मूला फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लिए है केवल। स्टेज 1 और 2, जहाँ पे रनी नोज है, सिक्रेशन बहुत तीखा है, आंखों में जलन है, नाक में जलन है, यानी कि पहले 2 3 दिन, पहले फर्स्ट 1 2 3 डेज, फर्स्ट 1 2 3 डेज, इवन थर्ड डेज में भी कॉमन कोल्ड में थोड़ा सा सिक्रेशन गाढ़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी फर्स्ट 3 डेज में ये आराम से बहुत अच्छे से काम करेगा। और अगले 2 दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि रिकरेंट नहीं होगा। मेडिसिन चालू रखनी है उसकी 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते बाद आप चाहें तो इसकी डोज आधी करा सकते हैं, या आप जो है इसको स्टॉप करा सकते हैं, लेकिन 1 वीक लगातार चलेंगे ठीक होने के बाद। बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक होने के बाद, ताकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे या मिकोजा पे जितना इफेक्ट पड़ा है, जितनी वो डैमेज हुई है, वो सब रिपेयरिंग का काम भी वहाँ पे हो जाए। हालांकि यहाँ इस सभी सिचुएशन में ये हमारी इंटरनल रेमेडी हो गई। ठीक है। कॉमन कोल्ड स्टेज 1 और 2, इंटरनल रेमेडी, जिसकी डोज आप रखेंगे 10 ड्रॉप्स TDS, दिन में 3 बार 10 बूंदे। बच्चे को डोज आधी कर सकते हैं। 10 बूंदे दिन में 3 बार। गुनगुने पानी के साथ में, हल्के गर्म पानी के साथ में इसको देना होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको WE और C13। D4 में बनाना है इन RS, यानी कि 15 ड्रॉप्स ईच इन 10 ml RS। एक्सटर्नल है, सूंघने के लिए 5 ड्रॉप्स ऑन कॉटन। और ध्यान रखना है, मेडिकेटेड साफ कॉटन पेशेंट को अपनी तरफ से देंगे, या उसको बोलेंगे वो मेडिकल से या कहीं से ले लेगा। अगर कॉटन पे थोड़ी भी गंदगी हुई तो ठीक होने के बजाय और दिक्कत हो जाएगी। 1 मिनट तक लगभग स्मेल करना है। एक बहुत पुरानी बुक में मैंने सबसे पहले WE को पढ़ा था स्मेल करने के लिए, हेडेक के लिए। अभी मेरे याद नहीं आ रही है, PDF था मेरे पास उसका, लेकिन बहुत पुरानी बुक थी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, शायद 70 80 साल पहले। उसके राइटर भी जो थे वो हमारे यहाँ के राइटर नहीं है उसके।
नाम मेरे याद नहीं है, मिलेगी तो मैं कभी ग्रुप में भेजूंगा उसको जरूर। उसके बाद फिर मैंने डब्ल्यू के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड करके, अलग अलग चीज़ें, डब्ल्यू के साथ C5, डब्ल्यू के साथ C13, डब्ल्यू के साथ C1, डब्ल्यू के साथ A2, इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें करें जिससे रिजल्ट मिले। कान में, ये एक्सटर्नल ही है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन है। आप नेजल ड्रॉप यहाँ पे इस वाले केस में नहीं डाल सकते, नहीं तो नेजल ड्रॉप भी बन सकती है। नेजल अगर ड्रॉप डालेंगे तो और दिक्कत होगी पेशेंट को, इसलिए यहाँ RS का जो वेपराइजेशन इफेक्ट है। हाँ, F2W से होगा, केवल W से सर दर्द ठीक हो जाता है, केवल W, F2 भी ऐड मत करिए आप, क्योंकि F2 का उतना बड़ा इफेक्ट नहीं है। जो आपने F2W का स्मेल किया है उसमें 99% जो इफेक्ट है वो WE का है। F2 का स्मेल में कोई खास इफेक्ट नहीं है, और लेकिन हाँ WE का है। F1 का भी कोई खास स्मेल में नहीं है। स्मेल में इलेक्ट्रिसिटी सारी अच्छे से काम करती हैं, और उसके साथ C ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंटली काम करता है, खासकर स्मेल वाले केस में। ए ग्रुप में से A2 या A3 को ले सकते हैं। A1 भी कोई खास अच्छे रिजल्ट स्मेल में नहीं। A2 के हैं, A3 के हैं, C ग्रुप में C5 है, C13 है, C1 है, C10 के कोई खास नहीं है, C17, C15 इनके कोई खास नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सभी को यूज किया जा सकता है, वाई को भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा और एक चीज मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ कोल्ड वाले केस में। आपके पास पेशेंट आया आपके क्लिनिक पे, उसका नाक बह रहा है, उसी टाइम RED3 वाली 2 बूंदे अपने हाथ पे लीजिए, पॉइंट नंबर 3 पे लगा दीजिए, जहाँ पे टीका लगता है, जहाँ पे बिंदी लगती है दोनों आंखों के बीच में, पॉइंट नंबर 3। अब ये पॉइंट है, यहाँ पे टीका लगाना, तिलक लगाना, या जो भी, लगभग सभी धर्मों में इस पॉइंट का बहुत बड़ा महत्व है। और क्योंकि ये पॉइंट जो है सीधा का सीधा इफेक्ट करता है हमारी, खासकर पीनियल ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और इन दोनों चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें मैनेज होती है, और भी बहुत कुछ चीज़ें वहाँ से मैनेज हो सकती है। तो पॉइंट नंबर 3 पे आप जब RE अप्लाई कराएंगे, साथ के साथ नाक जो बहना है वो वहाँ उसका स्टॉप हो जाता है, पॉइंट नंबर 3 पे RE। लिख दूँ इस पे, अप्लाई RE D4, पॉइंट नंबर 3। अच्छा, ये तो आप क्लिनिक पे करा दीजिए वहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन कोल्ड में मेडिसिन देने की जरूरत है भी नहीं। आपने स्मेल करने के लिए दे दिया, और एक आपने इंटरनल रेमेडी लेने के लिए दे दी। मैंने बताया अभी आपको कि कौन पूछ रहा है सवाल। ठीक होने के बाद भी 1 हफ्ते तक मेडिसिन चलनी है, तो 15 दिन की मेडिसिन तो आप देंगे ना। 15 डेज की मेडिसिन 12 से लेके 15 दिन चलती है, जब आप 10 बूंदे दिन में 3 बार देते हैं, 15 ml का ड्रॉपर, 15 ml ड्रॉपर। तो अगर आप 30 ml में दे रहे हैं बना के, तो वो ज़्यादा हो जाएगी कॉमन कोल्ड के लिए। आप उसको 30 ml में बना के दें, 15 ml में बना के देंगे, 15 ml, तो ये जस्ट हाफ हो जाएंगी। ठीक है, 30 ड्रॉप के बजाय फिर आपको कितनी ड्रॉप डालनी है? 15 ड्रॉप टोटल डालनी है। यानी कि सभी की 2-2 ड्रॉप डालेंगी, और आप इसमें जो है C1 की 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा कर देना, F1 की 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा कर देना, और P1 की। RE को कम ही रखना, RE जितना निगेटिव कम रखोगे उतना अच्छा रहेगा। RE को ज़्यादा ड्रॉप डाल दोगे ना तो नाक और ज़्यादा बहना शुरू हो जाएगा, ये ध्यान रखने की चीज़ है। आप चाहें तो ये जहाँ पे 5-5 ड्रॉप है, यहाँ ऑलरेडी RE को 5 ड्रॉप भी रख सकते हैं आप, अगर आप चाहेंगे तो। RE कम से कम रखनी है हमें, इंटरनल जब हम लेंगे तो ये है फॉर्मूला पूरा हमारा यही। अगर किसी को खांसी भी है, कोल्ड भी है, अभी 3 मिनट बची है मेरे पास इस मीटिंग की, आज फर्स्ट मीटिंग ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हमारी दोनों मीटिंग में चलेगी। ये सर कॉमन। ये RE D3 में लेना, आपने D4 में लिखा हुआ है। नहीं सर, D4 बनाना है फोर RE हेड पे। में। नहीं नहीं, अप्लाई RE D3 ऑन पॉइंट 3 आएगा ना सर। हाँ, कोई नहीं, D4 D3 जो भी आपके पास है वही कर दो आप, D4 से भी चल जाएगा।
सर ये स्मेल कितनी बार कराना है दिन में? दिन में 2 बार। चलो यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ कोल्ड को 3 मिनट में। 2-3 मिनट जो भी हैं, किसी को पूछना है तो पूछिए। अनु मैम ने पूछा किसी को फीवर भी है, तो फीवर पे काम करेगा ये। अदरवाइज आप F1 200 की उसको ग्लोबिल दे दीजिए, या केवल F1 से भी काम चल जाएगा। वैसे ये भी करेगा, जो कॉमन कोल्ड में या फ्लू में जो फीवर रहता है उसको ये आराम से ठीक करेगा। और किसी को पूछना है कुछ इस प्रोटोकॉल के बारे में? गुड इवनिंग सर। जी मैम। सर ये आरी का टीका बहुत वंडरफुल काम करता है सर। कई बार इसको यूज किया है, एक बार लगाते ही सर नाक बहना ऐसा बंद हो जाता है कि जैसे कभी बह ही नहीं रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करता है। जी सर। और जो कोई अवेयर ऐसा पेशेंट आता है ना, जो कोई बहुत बार होम्योपैथी ले चुका है, तो वो उसको अजीब लगता है। वो तो सोचता है ये क्या कर रहे हैं, ऐसा तो कहीं किया ही नहीं आज तक किसी ने। और सर जो आपने स्मेल के लिए बताया है, ये भी सर मतलब जैसे डब्ल्यू का आपने डालने वाला बताया सर, हेडेक को एकदम से उसने खत्म कर दिया डब्ल्यू हाँ स्मेल करते हाँ ही। हाँ बिल्कुल। हाँ, चाइल्ड के लिए भी सेम प्रोटोकॉल है श्रुति मैम, बस डोज उसकी कम हो जाएंगी। बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल से कम है तो 1 ड्रॉप, 1 साल से 10 साल के बीच में है तो 5 ड्रॉप, और 10 से ऊपर है तो सेम एडल्ट वाली डोज उसकी चलेगी। सर ग्लोबुलस कैसे यूज करने? हाँ, ग्लोबिल्स बना लीजिए आप। ग्लोबिल्स के बारे में कल बताऊंगा आपको, यूज। ग्लोबिल्स कैसे प्रिपेयर होंगी इसकी, ओके सर, ओके। कैसे आप बना के रख सकते हैं, वो मैं कल करूंगा क्योंकि अभी टाइम कम है। और जी सर। सेकंड मीटिंग में आज नहीं कर रहा हूँ, कल से सेकंड मीटिंग में भी होगा हमारा, मतलब नेक्स्ट क्लास। देखते हैं, कोशिश करूंगा कल ही हो। ओके सर। ठीक है फ्रेंड, फिर इतना ही रख रहे हैं। और मैं चाहूंगा आप लोग यूज करें, और आज के बाद से आपके कोल्ड के रिजल्ट 100% आने चाहिए। 90% की बात नहीं कर रहा हूँ, 100%। ओके सर। जी सर। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।